मैं आ रहा हूं, चलिए जी, ठीक ओके बेटा, चलिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज देखिए बेटा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास है ये 11 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 3C का। अब लेकिन लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चन हमारा इसके रिलेटेड हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ऐसे दो इनइक्वालिटीज थे, ठीक है, लेकिन आपने उसको सेपरेट लिखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास एक 3 इनइक्वालिटीज नजर आ रही हैं और मिक्स्ड फॉर्म में। इसमें अब दो चीजें आपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। एक तो ये चीज आ रही है कि तीनों इनइक्वालिटीज हमने इकट्ठे रखी हुई है यहाँ पे इस सवाल में, और दूसरी बात है फ्रैक्शन भी आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जिसमें फ्रैक्शन नहीं होगी तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में भी होगी तो फिर इसको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अब इसमें देखा बेटा, यूं करना है आपने कि सबसे पहले अब इसके साथ साथ नोट भी करते जाएं क्योंकि बाद का दो टाइम हो जाता है। ये आपने यूं बना देना है, ये जो दरमियान वाली टर्म है उसको आपने दोनों के साथ नोट कर देना है। ठीक हो गया बेटा? कैसे लिख रहे हैं? a/4 + 3 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू a/4 + 6। ठीक हो गया बेटा? आप ठीक है, सिंपल रिपीट कर रहा हूं। ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई थी हमने इसको इस तरह कर दिया है कि जो मिड में इनइक्वालिटी लिखी होती है उसको हम दोनों के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, इसके साथ एक इनइक्वालिटी बन जाएगी a/4 + 3 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू a/4 + 6। क्लियर होगी बात? ये लास्ट जो हम क्वेश्चन 3 कर रहे थे तो क्वेश्चन 3 में यूं समझने वो उसने यहां से दिया हुआ था, दो इनइक्वालिटीज आपको पहले से ही अलग करके दे दी थी। हाँ जी, बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें अगर यूं लिखा हो a लेस देन b लेस देन c, तो एक आप इसको यूं लिख दें। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि आपने यूं कर देना है कि जो मिड में लिखा हुआ है उसको हमने दोनों के साथ लिख देना है। कैसे लिख देना है आपने? a लेस देन b एंड b लेस देन c, ये दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगे। सिंपल ये बात हो रही है। हाँ जी, बात क्लियर हुई? बेटा इसलिए आपको लगता है कि टीचर आप पे जुल्म करते हैं, तो थोड़ा सा टीचरों पे भी जुल्म ना किया करो, बात को समझ में लिया करें जल्दी से। एग्जांपल में तौर पे दे रहा था कि इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये दो इनइक्वालिटीज आ गई बेटा। अब यहाँ पे प्लीज समझना है आपने। अब देखिए ये आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, इसके नीचे भी 1 कर दें, इसके नीचे भी हम 1 कर देते हैं। सिंपल आप लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी है तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम करते हैं। क्लियर होगी बात? ये तो अगर फ्रैक्शन में पास आता है तो एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा बेटा क्या आ रहा है? 4, 1 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा बेटा? 4 बनेगा। तो अब यूं लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग, ये लिखने की इतना जरूरत नहीं होती लेकिन पहले समझाने के लिए, ईच टर्म बाई 4, यानी जो एलसीएम बन रहा है उसको आपने सबसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे सॉल्व हम करें जैसे इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? देखें ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेस देन इक्वल टू 4 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 से बेटा ये 4 क्या हो गया? कैंसल आउट। बोर्ड पे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं प्लीज। ये बन जाएगा बेटा a + 4 3 12 लेस देन इक्वल टू 16। अब देखिए यूं समझ लें कि ये जैसे ही आपने एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई किया है वो फ्रैक्शन आपकी क्या हो गई है? खत्म हो गई। ठीक हो गया? फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल इक्वेशन बन गई। क्लियर होगी बात बेटा? अब क्या करेंगे? 12 को जब हम उस साइड पे ले जाएंगे, a इज लेस देन इक्वल टू 16 - 12 और a इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर होगी बात यहां तक? a इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हम दूसरी क्वेश्चन पे आ गए, बिल्कुल उसी पैटर्न में हम कर रहे हैं। अब इस पैटर्न में हम यूं भी कर सकते हैं कि देखिए ये बेटा 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 6 को आप इस साइड पे ले आए तो यूं भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि जो भी एलसीएम आ रहा है उसी को अपने हर टर्म के साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया? हर देखें आप इसको कैसे कर रहे हैं, देखिए यहां पे आपके पास क्या आ रहा है बेटा? इसको 4/1 कर सकते हैं आराम से, इसको मैं 6/1 कर सकता हूं। ठीक है? हाँ जी, समझ आ रही बेटा सबको? ठीक है, बेसिक यही पहला स्टेप है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? मैं यहां पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4
लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है जब आपको समझ आ जाए। अब इसका एलसीएम बेटा क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। इसका मतलब है हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, 4 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 4 को हम a/4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4 को हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, 4 4 आर 16, लेस देन और इक्वल टू 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा, a। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब आप लिख रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे a को a की तरह लिखना है बेटा, और बाद बच्चे a और 9 को ऐसे लिखते हैं कि a और 9 जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब आप a लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको यूं लिख लें, 9 को थोड़ा सा आप खींच लेंगे तो एक तरह डिस्टिंग्विश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी वो बात। ओके जी, नाउ 4 4 are 16, लेस देन और इक्वल टू a, प्लस 6 4 are 24, ठीक हो गया बेटा। अब देखें ये बिल्कुल सिंपल वही इक्वेशन बन गई आपके पास। हाँ जी, ये ब्लैक कैप्स वाले समझ नजर आ रही है आपको, दिमाग तक मेरी आवाज आ रही है, गुड। हाँ जी, अब अगर हम a को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो हम a को इधर नहीं ले जाते, हम क्या करते हैं बेटा, 24 को आप इधर ले जाए, 16 माइनस 24 लेस देन इक्वल टू a। हाँ जी, अब ये वैसे साइन वैसे आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू बेटा नेगेटिव की है, नेगेटिव 16 में 24 में से जब निकालेंगे दैट विल बी -8, तो आप लिख सकते हैं a इज, अब इसको रीड करें बेटा, क्या लिखा हुआ है ये, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। लेकिन जब आप रीड करेंगे, रीड हमेशा आपने वेरिएबल को करना है, ठीक हो गया। रीड कैसे करें बेटा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसकी इक्वेशन चेंज की है। अच्छा, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने रेंज लिखते हैं एंड में, जब दोनों की तरफ बात आ जाती है तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, a एक दफा लिखेंगे बेटा, अब a किससे ग्रेटर है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, और किससे लेस है बेटा, a इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लिख देंगे a इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने ये भी नहीं कहा कि आपने नंबर लाइन बनानी है, उसने ये भी नहीं कहा कि आपने इंटीजर वैल्यूज बतानी है, उसने ये भी नहीं कहा कि रेंज बतानी है, लेकिन इसी एक क्वेश्चन में वो तीनों चीजें पूछ भी सकता है। बस मेरी इसी एक क्वेश्चन में वो तीनों चीजें पूछ भी सकता है कि इसकी रेंज बताएं, रेंज ये हो गई कि कहां से लेकर कहां तक हमारी वैल्यूज जा रही है। यहां से इंटीजर वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है जी। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, शाबाश, इंटीजर्स, हाँ जी बोले, neither in fraction nor in decimals, ठीक है। और जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जीरो इंटीजर है बेटा, जीरो भी इंटीजर है। जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में भी क्या होता है, आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो नंबर लाइन में भी हमारे पास जीरो भी है, तो इंटीजर भी होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो सारे आपके पास आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है जी। चले अब हम इसमें नेक्स्ट जो है इसका एक क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का बेटा आपके पास आसान करने के लिए, हाँ जी, इसका डी पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद जरा ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। देखें डी पार्ट बेटा इसमें लिखा हुआ है d-5 लेस देन 2d/5 लेस देन और इक्वल टू d/2 प्लस 1/5, ठीक है बेटा। अब इसका जो स्टार्ट आपने करना है, हम जो बुक 2 डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट जो आपने करना है बिल्कुल वैसे का वैसे स्टार्ट है। अगर आप एक पेज छोड़ के इसके लिए छोड़ दें, दूसरे पेज से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन साथ साथ करते रहें तो टाइम बच जाएगा। हाँ जी, अब क्या करना है हम, देखिए सबसे पहले इसको मैं यूं लिख रहा हूं, ये जो मिड वैल्यू बनेगी उसको आपने दोनों के साथ अरेंज कर देना है, क्लियर बेटा। ये इसको मैं यूं लिख रहा हूं, that will be d-5 less than 2d/5 and 2d/5 less than or equal to d/2 plus 1/5। हाँ जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम यहां तक प्लीज। अब इसमें हर दो सवालों में जब भी फ्रैक्शन है कि कंफ्यूज नहीं होना आपने, पहला वाला जो स्टेप होगा दैट विल बी द इंपॉर्टेंट। पहले स्टेप के बाद ही आपके पास वो जब सिंपलीफाई हो जाएगा तो हमारे लिए सवाल आसान सा हो जाता है, क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। अब देखें हम क्या करेंगे इस वक्त, देखें मैं इसके नीचे ओवरऑल सपोज चलो इसके नीचे भी 1 लिख लेता हूं, इसके नीचे भी 1 लिख लेता हूं आसान करने के लिए। अब देखें तो ये बेटा 5 है, ये 1 है और ये 1 है, एलसीएम क्या आएगा
5 आएगा। तो जो भी एलसीएम आता है आपने उसी को एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर होगी बात? तो क्या करेंगे, 5 को बेटा इस डी से भी मल्टीप्लाई करें, 5 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करें, लेस देन आ गया बेटा 5 को हम 2d ओवर 5 से भी मल्टीप्लाई करें। आपको बेटा नजर आ रहा है, यहां से नजर आता है आपको? यहां से प्लीज देख लिया करें, अगर नजर ना आ रहा तो अरे थोड़ा चेयर को चेंज कर दिया करें। हाँ जी प्लीज, अब हम आगे चलते हैं। क्या होगा बेटा ये 5d माइनस 25 लेस देन 5 से 5 कैंसिल आउट, तो दैट विल बी 2d। देखिए पहले स्टेप में जो है वो आपका फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक होगी बेटा। अब आप देखें ये 5d है बेटा और ये 2d है, तो हम 2d को इस साइड पे ले आते हैं और 25 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। दैट विल बी 5d माइनस 2d लेस देन पॉजिटिव 25, क्योंकि ये नेगेटिव है साइन बेटा। जब इसको राइट पे मूव करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा 5d माइनस 2d दैट विल गिव यू 3d लेस देन 25, या d इज लेस देन 25/3, 25/3। वैसे कि हम इसको डेसिमल में लेके जाएंगे तो वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.33 आ जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं इसको। अब आ जाए नेक्स्ट पेज, अब सेकंड पे आ जाए। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है बेटा 5, ये लिखा हुआ है आपके पास 2 और ये लिखा हुआ है 5। इसका मुझे बताएं एलसीएम ओवरऑल क्या आ रहा है जी, 2, 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 10। लेकिन अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही हो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो उसके लिए वो आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। आप 5 है, 2 है और 5, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर लें जी, 5 वैसे आ जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है 1, 1 और 1, 5 2 क्या हो जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन में मतलब कुछ और भी आ सकता है, तो जहां पे कंफ्यूजन हो तो आप एलसीएम फिर हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे जी, एलसीएम बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो हम हर टर्म को रिपीट में करूं, मैंने पहले इस जगह पे लिखा था, अगर आप लिखना चाहें तो सब में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत उस सेंस में नहीं है। सिंपल आप एक फोकस कर लिया करें, आप लिख लिया करें कि इसका एलसीएम 10 आ रहा है। इसका मतलब आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने हर टर्म को 10 से क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, क्या करेंगे, 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2d/5 लेस देन इक्वल टू 10 इंटू d/2 प्लस 10 इंटू 1/5। हाँ जी, 5 1 5 2 2 1 2 5 5 1 5 2 ओके जी। नाउ दैट विल बी 2 2 4d लेस देन और इक्वल टू 5d प्लस 2 1 2। आज बात क्लियर होगी यहां तक सबको? अच्छा अब देखिए फिर यहां पे आ जाता है, ये 4d है बेटा और ये 5d है। अगर हम 5d को इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो फिर d का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। फिर जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव से जब डिवाइड करेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाती है। तो उसमें बाद में बच्चे जो है अच्छे बच्चे भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, उससे हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं। कैसे रहने देते हैं कि 4d को मैं इधर लेके जाता हूं और 2 को हम इधर लेके जाते हैं लेफ्ट साइड पे। कैसे देखें, सिंपल, हमने कोई चेंज नहीं किया। 5d बेटा पहले से है, 4d जब राइट पे आएगा दैट विल बी -4d, और ये 2 जब लेफ्ट पे जाएगा, ये प्लस का 2 है, उधर क्या हो जाएगा -2। हाँ जी, यहां तक कंफ्यूजन किसी को बेटा? और जो मैं इसे साइन ऑफ एरो बना रहा होता हूं तो आप भी प्लीज कॉपी पे बनाते जाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। अगर आप किसी को समझा रहे हैं बाद में, हफ्ते के बाद देख रहे हैं, 10 दिन के बाद देख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ये क्या हुआ है। अच्छा जी, -2 लेस देन और इक्वल टू 5d माइनस 4d 1d प्लस 1d। अच्छा रीड कैसे करेंगे बेटा, रीड कैसे करेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको मैं यूं भी लिख लेता हूं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब हमने क्या लिखेंगे, d को हम दरमियान में लिखेंगे। अब ग्रेटर किससे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, लेस देन किससे आ रहा है बेटा, 25/3। तो आपके पास ओवरऑल आंसर ये आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे वो कहता है कि नंबर लाइन पे बनाएं। तो नंबर लाइन बनाने के लिए लाजमी आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ताकि हम नंबर लाइन को सही तरीके से शो कर सकें, इलस्ट्रेट कर सकें। दूसरा वो पूछता है बाद कि आपने इंटीजर्स में उसको लिखना है, इंटीजर्स वैल्यूज, तो फिर नंबर लाइन बनाने के बाद आप इंटीजर वैल्यूज में भी उसको
लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, वो पेपर में, टेस्ट में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ऐड भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर होगी बात? ये समझ आ गई सबको बेटा? चलें जी, थैंक यू।